Welcome to all of you in this lecture of class 11th chapter motion in a plane. In this lecture we will study about the addition of vectors, triangular law of vector addition. Okay, तो इससे previous lecture में हमने vectors and types of vectors के बारे में पढ़ा. इसमें हम बात करेंगे vectors के addition पर और उसमें हम बाद में कवर करेंगे triangular law of vector addition. तो आप जानते हैं जैसे कि कोई भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन और उसके यहाँ पर आगे एरो, ओके, ओवरहेड पर हम एरो लगा देते हैं आगे से, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है. लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जो एरो होता है वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर के ऊपर ये छोटा सा एरो लगता है, वेक्टर साइन. एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास मान लीजिए कुछ वेक्टर बी है. ओके, तो हमें इन दो वेक्टर को ट्रायंगुलर लॉ से ऐड करना है. ओके, तो हम कैसे ऐड करेंगे देखिएगा. अगर हमें दोनों को ऐड करना है तो सबसे पहले दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल आप कैसे डिफाइन करेंगे. एंगल के लिए दोनों वेक्टर के बीच का मीन्स उनके हेड टू हेड ज्वाइन किया जाता है वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए, हेड टू हेड. ओके, या टेल टू टेल. हम जैसे एक वेक्टर, जैसे मान लीजिए इससे पहले हम बात करें, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर मान लीजिए ये है. सपोज दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, और मान लीजिए इन दो वेक्टर के बीच में एक एंगल है हमारे पास 100 डिग्री. ओके, ये यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल 100 डिग्री है, तो हम इसको वेक्टर के बीच का एंगल 100 डिग्री नहीं मानते. ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है. एंगल डिफाइन करने के लिए दो वेक्टर के या तो टेल टू टेल ऐड होनी चाहिए या हेड टू हेड. तो यहाँ पर हम ये वाले वेक्टर को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं. ओके, तो आप इसकी टेल आप इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए दिस वेक्टर बी को. तो वेक्टर बी को हमने ऐसे शिफ्ट किया तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल आपस में ज्वाइन हो चुकी है. तो दो वेक्टर के टेल्स के बीच में, हेड के बीच में, जनरली यहाँ पर टेल हम बोल रहे हैं, तो दो वेक्टर के टेल के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर वेक्टर के बीच का एंगल. ओके, तो अगर ये 100 है तो ये पूरा 180 होगा, पूरा दिस इज 180, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 80 डिग्री. तो दो वेक्टर के बीच पे हमारा ऐसे करके एंगल डिफाइन किया जाएगा. ओके, विद द एंगल हियर बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज आपका कितना है हमारे पास 80. जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए ये है और एक वेक्टर बी ये है, तो ये दोनों की टेल आपस में ज्वाइन हुई है, तो दिस इज नोन एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अब यहाँ पर भी देखिएगा ये एंगल जो है यहाँ पर एक तो ये एंगल बना हुआ है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसके बीच में एंगल अगर हमने टेल ज्वाइन की भी है तो दो एंगल बन रहे हैं, या तो एंगल ऐसे या फिर ये भी एक एंगल बन सकता है. ये भी तो टेल टू टेल ज्वाइन होने के बाद एंगल है. लेकिन हम जो वेक्टर के बीच में आप जो एंगल लेंगे वो एंगल हमेशा 0 डिग्री या उससे बड़ा होगा. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा के लिए कंडीशन देखिए, या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, या लेस देन 180, लेस देन इक्वल टू 180. ओके, तो आपको 180 से बड़ा वाला एंगल कभी भी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल को सेलेक्ट नहीं करना है. ओके, सो इन दिस वे वी विल डिफाइन द एंगल. तो यहाँ पर दो वेक्टर के बीच में जबकि टेल और टेल जुड़ रहे हैं, हम इसको एंगल थीटा लेंगे. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए ये कंडीशन हमेशा होती है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके, ये एंगल होगा या तो 0 या उससे बड़ा या लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो ऐसे हमें एंगल, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा. ऐसे हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इस पॉइंट को लेंगे. ओके, नाउ अब मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए ऐसे है और कोई दूसरा वेक्टर बी ये है, तो इसको ट्रायंगल लॉ से हम कैसे ऐड करते हैं. तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी एक ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर में, मींस तो कैसे, जैसे इनको एक ट्रायंगल की साइड के फॉर्म में आप बना दीजिए. सीधे एक वेक्टर ए, मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ किया वेक्टर ए, और अब वेक्टर बी से आप एक ट्रायंगल बनाइए सेम इसी डायरेक्शन में और इसी मैग्नीट्यूड के साथ आप ट्रायंगल कंप्लीट करिए और सेम ऑर्डर में, मींस ऐसे ही यहाँ से ये वेक्टर बी जो है मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया और हम एक ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं.
तो ट्राइंगल ऐसे बनाना है, मान इसको मैंने वेक्टर ए यहाँ पे शो किया हुआ है, वेक्टर ए, फिर उसके हेड से दूसरे वेक्टर को ज्वाइन कर दिया, मीन्स सेम ऑर्डर का मतलब ये है। अब इसके हेड रिजल्टेंट के लिए इसके हेड से इसको ज्वाइन नहीं करना है। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, हम इन्हें इन दोनों का ट्रायंगुलर एडिशन, वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट वेक्टर हमें इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करना है। ये ट्रायंगल ऐसे बनाना है कि इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करना है, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर, रिजल्टेंट कहते हैं, वो इन दो वेक्टर के अपोजिट होगा। ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट सेम ऑर्डर में नहीं है ट्रायंगल में, रिजल्टेंट कैसे है, अपोजिट ऑर्डर में। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ऐसे रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके, तो ये हमसे कहता है ट्रायंगुलर लॉ कि if we draw the vectors in same order to make the sides of a triangle, then the resultant will be in the opposite direction. ओके, तीसरी जो साइड होगी वो रिजल्टेंट होगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करना है, दूसरा इसके हेड से ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें ऐसे इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करना है। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए और बी का। ओके, वेक्टर एडिशन। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम अभी बात करेंगे। मान लीजिए अब हमें ऐसे ऐड करना है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, सपोज ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी कुछ ऐसा वेक्टर है, हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए एक ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए। ये मैंने पहला वेक्टर ए ड्रॉ किया। अब इस सेम ऑर्डर में ट्राइंगल बनाने के लिए सेम ऑर्डर में मीन्स इसके हेड से दूसरा वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड और विथ डायरेक्शन, ये अगर नीचे है तो विथ डायरेक्शन हमें इसको ऐसे ही बनाना है, ऐसा नहीं कि ये नीचे है तो हम इसको ऊपर बना दें। ऊपर बना देंगे तो निगेटिव ऑफ वेक्टर होगा जो कि सब्सट्रैक्शन में आएगा आगे। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, इसको अगर सेम ऑर्डर में कर दें तो कुछ ऐसे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, दिस इज वेक्टर बी, इसी के हेड से। अब रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेक्टर ए से इस वेक्टर बी के इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ओके, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस प्रकार से हम ट्राइंगुलर लॉ से इसको निकालेंगे। ओके, अब ऐसी सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होगा, अगर मैं इस वेक्टर ए में इसके निगेटिव ऑफ वेक्टर को ऐड कर दूं, इसको भी समझिएगा जरा सा। तो देखिए मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को जिसको मैं ऐसे यहाँ पर लिख रहा हूँ वेक्टर ए, इसकी बात कर रहे हैं, ये वेक्टर बी है, हमें वेक्टर ए से वेक्टर बी को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप क्या कर दीजिए, वेक्टर बी का निगेटिव ऑफ ए वेक्टर खींच दीजिए। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम कर तो ऐड ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बी का निगेटिव, तो बी का निगेटिव कैसे बनेगा, ये इधर है तो अपोजिट बन जाएगा, तो बी का निगेटिव कुछ ऐसे बन जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ बी, निगेटिव ऑफ दिस वेक्टर बी। तो आप दोनों को सम कर दीजिए, तो इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर दीजिए। तो वेक्टर आर जो होगा यहाँ पर, जो वेक्टर आर बनेगा ये होगा वेक्टर ए प्लस होगा लेकिन माइनस ऑफ वेक्टर बी। ए में हम किसको ऐड कर रहे हैं, माइनस वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं, तो हम उसी को लिख सकते हैं आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो किसी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, अगर हम उस वेक्टर में उस दूसरे वेक्टर का निगेटिव ऑफ ए वेक्टर को ऐड कर दें। ओके, सो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका हमारे पास ये है कि आप एक ट्राइंगल बनाइए, और ट्राइंगल कैसे बनाना है, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एक वेक्टर उससे दूसरे वेक्टर को विथ मैग्नीट्यूड, जैसे इसकी बात हो रही है ये वाले फिगर की, यहाँ पर दूसरे वेक्टर को विथ मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में उसी के सेम ऑर्डर में कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर रिजल्टेंट के लिए आप अपोजिट ऑर्डर में, तीसरी साइड जो होगी अपोजिट ऑर्डर में, वो तीसरी अपोजिट ऑर्डर की साइड दो वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो इसी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए फिगर है और इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद से हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ।
ओके तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखा हुआ है थोड़ा स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जो हमने एक्सप्लेन किया वही है। देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ triangle taken in same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। मैंने मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर एक वेक्टर A है और हमें एक वेक्टर ये B है, हमें A और B को ऐड करना है, तो ट्राइंगुलर लॉ क्या कहता है, अगर वेक्टर A और वेक्टर B कोई दो सेम ऑर्डर में और बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही ट्राइंगल की दो साइड को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप ऊपर को दूसरा वेक्टर B है तो आप इसको ऊपर को ही बनाएंगे सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर B सेम ऑर्डर में हमने ट्राइंगल बना दी, तो जो रिजल्टेंट होगा इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। आपको थर्ड साइड को इसी ऑर्डर में नहीं लेना है, आपको इसको अपोजिट ऑर्डर मीन्स इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करना है। ओके, तो आपको इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये मान लीजिए कि हमने इससे इसके हेड को ज्वाइन किया है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। दिस इज द ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस लॉ, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, आपने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, अब ट्राइंगुलर लॉ में हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो हमारा टॉपिक है ट्राइंगुलर लॉ। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर A है, दिस इज ए वेक्टर A, ये कोई वेक्टर A है, और ये एक वेक्टर B है, दिस इज, हमने यहाँ से ये कोई एक वेक्टर B है। ओके, दिस इज वेक्टर B। तो हमें क्या, और ये है हमारा वेक्टर A, हमें क्या निकालना है, वेक्टर A और वेक्टर B का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर R। तो ये दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास मिलेगा, दैट इज वेक्टर R। तो वेक्टर R इक्वल टू होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ओके, तो हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर, जो कि ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो देखिए इन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है, वेक्टर के बीच में एंगल कैसे डिफाइन होगा, ये तो मान लीजिए ये अल्फा है, ये अल्फा है वेक्टर A और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, लेकिन वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो मैंने बताया था हम वेक्टर A को आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने ये वेक्टर A जो है, इस वेक्टर A को मैंने ऐसे आगे प्रोड्यूस कर दिया। ओके, तो ये जो एंगल बनेगा, दिस इज वेक्टर A, ये वेक्टर A को मैंने आगे प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये तो वेक्टर A है लेकिन हमने इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल कहलाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए दिस इज साइड O, दिस इज P, OP एक वेक्टर है वेक्टर A, इसको हम Q कह देते हैं। अब आप क्या करिए, रिजल्टेंट R का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ये जो यहाँ पर जो है, इस पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए नीचे। यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ये पॉइंट हमने कह दिया S। ओके, तो देखिएगा हमें इस R का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसमें क्या है, OP है आपका वेक्टर A के बराबर, OP दिस इज वेक्टर A, हम इसको कह रहे हैं PQ, जो PQ अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में कहें PQ को, ये किसके बराबर है, वेक्टर B हम इसको कह रहे हैं, और रिजल्टेंट R है, OQ है रिजल्टेंट R, OQ दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर R। वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए अगर मैं ये वाली साइड को निकाल लेता हूँ, देखिए ये एंगल 90 बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है हमारे पास 90। तो राइट ट्राइंगल PSQ या QSP इन राइट ट्राइंगल PSQ
जो पी एस क्यू बन रहा है इसमें आप लगा दीजिए साइन थीटा। मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड को मैं निकालना चाह रहा हूँ, वो क्यों अभी आप समझेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू एस अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, तो क्यू एस अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बी, तो क्यू एस अपॉन बी। तो यहाँ से हमारा जो क्यू एस आएगा, ये जो साइड आ जाएगा क्यू एस, ये क्यू एस आ जाएगा हमारे पास बी साइन थीटा, क्यू एस इक्वल टू बी साइन थीटा। ये साइड निकल गई हमारी कितनी, बी साइन थीटा। ओके, ऐसे ही हमें ये वाली साइड अगर फाइंड करनी है तो इस साइड के लिए देखिए फिर से इसी राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल पी एस क्यू आप इसमें कॉस थीटा लगा दीजिए। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से बनेगा बेस पी एस अपॉन हाइपोटेनस बी। वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है अभी आपको, मैग्नीट्यूड पी एस अपॉन बी। तो आपके पास जो यहाँ से पी एस हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से जो पी एस आ रहा है हमारे पास, जो पी एस आ गया ये आ गया हमारे पास बी कॉस थीटा। ओके, तो यानी कि ये जो साइड, ये जो लेंथ है हमारे पास, ये है पी एस है बी कॉस थीटा के बराबर। हमें क्या चाहिए, हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप अब राइट ट्रायंगल आइए ओ एस क्यू में, ओ एस क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो इन राइट ट्रायंगल ओ एस क्यू में पाइथागोरस थ्योरम से ओ क्यू का स्क्वायर, ओके, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ओ एस स्क्वायर, ओ एस स्क्वायर, ओ एस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर क्यू एस स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ये मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो ओ क्यू है, ओ क्यू को हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट। ओके, तो देखिएगा ओ क्यू हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। अब जो ओ एस है, देखिए ओ से लेके एस तक आप इसको देखिएगा, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एस। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ओ पी, या आप इसको इस लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर, इस लाइन को मैं ऐसे रख रहा हूँ, ओ एस को आप लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी से एस तक पी एस का होल स्क्वायर, ये इसकी जगह पर आया, प्लस क्यू एस ऐसे ही आ गया। ओके, हमने केवल ओ एस को लिखा है, ओ से एस को हमने लिखा है ओ पी प्लस पी एस। ओके, तो ओ क्यू क्या है आर स्क्वायर, केवल हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी कितना है ए, इस वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा, इसकी यहाँ तक लेंथ ए प्लस पी एस बी कॉस थीटा। या आप सीधे ये भी कह सकते थे कि जो ओ से लेके एस तक है वो सिंपल ए और प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस कितना है आपके पास बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a और b की जगह पर है हमारे पास b cos थीटा। ये हमने इस टर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, प्लस ये ऐसे ही रहेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को देखिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को जब आप एक साथ लिखेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इन दो टर्म से, प्लस आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से ये टर्म कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये तो आर स्क्वायर है, हमें इसका मैग्नीट्यूड आर निकालना है,
तो r आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप देख रहे हैं वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर का एडिशन डिपेंड करता है वेक्टर के बीच के एंगल थीटा के कोसाइन पर, यानी कि कॉस वैल्यू पर। तो देखिए अगर यहाँ पर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 हो, सपोज एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा वेक्टर अगर ऐसा हो, दो वेक्टर के बीच में हमारे पास अगर हम बोल दें कि एंगल 90 है, जैसे हमने इसको अगर आगे फॉरवर्ड करें तो वे दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हैं, ओके, तो दो 90 डिग्री पर हैं तो उस समय ये cos 90 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 0 बन जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर ये 0 है यानी कि पैरेलल है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 180, ओके, ऐसे करके इसकी अलग है cos 180 माइनस 1। दो वेक्टर अगर अपोजिट हैं तो उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि उस समय क्या बनेगा, देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ से केसेस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, ओके, आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद देखिए तो हमारे पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनता है हमारे पास r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ पर थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसके केस देखिए, केस फर्स्ट, केसेस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर क्या हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होता है, जब हमारे पैरेलल वेक्टर्स हो, पैरेलल वेक्टर हैं दोनों ही 0 डिग्री पर हैं, एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो उस समय r इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो r इक्वल टू हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो r इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका रूट, तो r इक्वल टू सीधे हो जाएगा a प्लस बी, r इक्वल टू डायरेक्ट a प्लस बी। अब दूसरा देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है 90 है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos 90 हो जाएगा। अगर 90 पर दो वेक्टर हैं, cos थीटा में cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे केसेस में, ओके। ऐसे ही आप देख लीजिए, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि आपके जो वेक्टर हैं दोनों ही एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, अगर एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, ओके, तो उस समय जो हो जाएगा आपके पास r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, और cos 180 होता है हमारा -1, तो r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, टर्म -1 होगा, तो r इक्वल टू रूट के अंदर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट कटेगा, तो r इक्वल टू a माइनस बी, ओके। तो दो वेक्टर का जो सम होता है हमेशा वो डिपेंड करता है दो वेक्टर के बीच के एंगल पर, उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, हमेशा दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज डिपेंड्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर, जबकि स्केलर में ऐसा नहीं होता है, स्केलर में कोई भी एंगल हो हमेशा डायरेक्ट ही आप उनको जोड़ देंगे, ओके। सो नाउ नेक्स्ट यू कैन टेक द स्क्रीन, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल निकाल, ओके। तो नेक्स्ट है इसके बाद डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। ऐसे अगर थीटा की कोई सर्टेन वैल्यू है तो हम वहाँ पर न्यूमेरिकल में उस वैल्यू को रखेंगे, 0, 90, 180 के अलावा जो भी वैल्यू होगी, ओके, जो भी एंगल वेक्टर के बीच में होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो डिस्कस कर लिया, अब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिएगा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए से जो एंगल अल्फा है हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। लेट द रिजल्टेंट
रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल एल्फा एंगल बना रहा है विथ वेक्टर ए के साथ। देन तो हम इसको कैसे निकाल रहे हैं, अब आप देखिए इन राइट ट्राइंगल ओ एस क्यू मैं राइट ट्राइंगल देख रहा हूँ फिर से, आप इसमें tan अल्फा निकाल दीजिए, tan अल्फा। तो राइट ट्राइंगल ओ एस क्यू tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ओ एस क्यू में परपेंडिकुलर क्यू एस अपॉन बेस ओ एस, क्यू एस अपॉन ओ एस। ओके, तो देखिए tan अल्फा यहाँ से क्या बनेगा, tan अल्फा इक्वल टू क्यू एस, ये कितना है हमारे पास b साइन थीटा, ये हमने निकाला था b साइन थीटा अपॉन ओ एस, ओ से s तक, o से p तक a और यहाँ पी एस b कॉस थीटा, तो ओ एस पूरा कितना होता है a प्लस b कॉस थीटा, तो a प्लस b कॉस थीटा हम ऐसे करके tan अल्फा निकाल लेंगे। या हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारा दो एंगल के बीच में दो रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी, वेक्टर ए से कितने एंगल पर रिजल्टेंट है उसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके, अब इसी में हम किस केस डिस्कस कर रहे हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90, थीटा क्या है, थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। इफ द एंगल between two vectors a and b is 90, अगर 90 हो यानी कि थीटा इक्वल टू दैट इज वी कैन से दैट इज थीटा अगर 90 हो तो tan अल्फा क्या बनेगा उस केस में देखिए। तो tan अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, तो tan अल्फा इक्वल टू बन जाएगा b साइन थीटा की जगह पर रख दीजिए 90 अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा की जगह पर भी रखिए 90। ओके, तो tan अल्फा यहाँ से क्या बन गया, b साइन 90 होता है 1, b इंटू 1 यानी कि b अपॉन a प्लस b कॉस 90 0, तो ये टर्म हो गया आपका 0, तो खाली क्या बचा, a बचा। तो tan अल्फा इक्वल टू b अपॉन a या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो ध्यान दीजिएगा आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अगर दो वेक्टर अगर डायरेक्ट अगर 90 डिग्री पर हों, अगर एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो अगर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में अगर एंगल 90 हो तो उस समय क्या होगा, हम डायरेक्ट tan अल्फा निकालने के लिए tan अल्फा इक्वल टू b अपॉन a फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।